स्टूडेंट्स, एमपीपीएससी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से आज हम रूबरू होने वाले हैं। और जो टॉपिक आप देख रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मध्य प्रदेश की जो भी जनजातियां हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, उनका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में कैसा रोल होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने अगर मेंस में ये सिलेबस दिया है, इसका सीधा सा मतलब है कि ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट को वो न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की शुरू से कोशिश रही है कि जो गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो पिछड़ी जनजातियां हैं, उनको बेहतर से बेहतर यथोचित संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, उनको यथोचित सम्मान दिया जाए और उनका कार्य विशेष जो है, हालांकि हर व्यक्ति का कार्य अपने आप में विशेष है, लेकिन ये पिछड़ी जातियां हैं, इनके बहुत कम सदस्य सीमित हैं, इसी वजह से इनको बेहतर रिसोर्सेज देकर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देकर, बेहतर चीजें देकर इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, टॉपिक से शुरू करते हैं सीधे सीधे हम। जब भी हमारे माइंड में ये ट्राइबल वर्ड या ट्राइबल कम्युनिटी शब्द आता है, आदिवासी वर्ड आता है, तो आदिवासी शब्द सबसे पहले जिस व्यक्ति ने प्रयोग किया था उनका नाम है ठक्कर बापा। और ठक्कर बापा ने जब आदिवासियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी थी, उनमें एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन से मैं आज अपने टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहा हूं कि आदिवासी दरअसल में वे जनजातियां हैं जिनका ऋण आप कभी नहीं उतार सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने वाला, चाहे सिटी परिवेश में रहने वाला, चाहे अंतरराष्ट्रीय परिवेश में रहने वाला व्यक्तित्व कभी भी ट्राइबल कम्युनिटी का एहसान जिंदगी में नहीं उतार सकता है। तो सवाल पैदा होता है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी बहुल क्षेत्र, आदिवासी बहुल जातियां ऐसा क्या कर देती हैं जिस वजह से ठक्कर बापा ने उनके लिए ये शब्द यूज किया। और इसी चीज की गूंज हमको आगे दिखाई देती है नरेंद्र मोदी जी के एक उद्बोधन में, जब उन्होंने मन की बात में कहा कि आदिवासी जनजातियां जितने तत्परता से, जितने बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही हैं, शायद विश्व में कोई भी ऐसी और दूसरी जाति होगी जो उनके जैसा समर्पण, उनके जैसा सद्भाव के साथ अपने काम को आगे बढ़ाए। मुझे तो दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं दिखता। तो मोदी जी में, या मोदी जी के इस उद्बोधन के बाद जब उन्होंने आदिवासी बहुल जनजातियों के लिए इस तरह का शब्द यूज किया कि उनके द्वारा किए गए काम का जो कर्ज है वो कोई नहीं चुका सकता, तो दरअसल में वो है काम क्या। स्टूडेंट, हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, जो न्यू कमर्स मेरे से जुड़ा है, आप सब लोगों को फेम पाने का बड़ा शौक है। आप लोगों को लगता है कि रातों रात हम वायरल हो जाएं, रातों रात हमारे पास में वो रिसोर्सेज, वो संसाधन आ जाएं जिनकी चाह जनरली आपके मन में होती है। अगर आपको सच में इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको सच में वायरल होना है, आपको लगता है कि आप उतने पॉपुलर हो जाएं कि नोट पे आपकी फोटो आ जाए, तब आपको सिर्फ और सिर्फ दो काम करने हैं स्टूडेंट। सबसे पहला काम आपको करना है, या तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाइए। आजकल इंडिया में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आपको सात्विक तरीके से, एकदम सिंपलिसिटी के साथ आगे बढ़ना है कि आज नहीं तो कल आपके इंपॉर्टेंस को समझा ही जाएगा, तो निश्चित रूप में फिर स्टूडेंट आप करिए पर्यावरण संरक्षण में प्रयास। और पर्यावरण संरक्षण में आप यदि प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आपके जीते जी आपको वो यथोचित सम्मान न मिले, लेकिन कभी न कभी आप आसमान में तारे बनकर देखोगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद लोग आसमान में जाकर तारे बन जाते हैं। तो अगर ये किंवदंती भी अगर सही साबित होती है और आप आसमान से कभी देखोगे, तब आप पाओगे कि आपको आपके जाने के 100, 200, 300, 400 साल बाद जरूर याद किया जाएगा। मतलब हिंदुस्तान में यदि आपको लोकप्रिय होना है तो आपको या तो अपने काम में परफेक्शनिस्ट बनना होगा, या तो लोगों को मोटिवेट करना होगा, और दूसरी सबसे बेहतर चीज है कि आप यदि पर्यावरण संरक्षण में रोल प्ले करते हैं
तो वो दिन दूर नहीं जब आपको नेम और फेम दोनों मिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए भाषण में जब उन्होंने ये बात बोली कि जो आदिवासी बहुल जनजातियां हैं वो पर्यावरण संरक्षण के काम को इतने बेहतर तरीके से अंजाम देती हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज के, वो लगातार पर्यावरण को संरक्षित किए हुए हैं, पर्यावरण को बचाए हुए हैं, पर्यावरण को हमेशा आत्मसात करके चलती हैं, तो मानो एकदम से जो न केवल इंटरनेशनल बल्कि नेशनल मीडिया ट्राइबल कम्युनिटी की उन छोटी छोटी बातों की तरफ फोकस करना शुरू करता है कि वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से रीजन हैं जिस वजह से मध्य प्रदेश में या जिस वजह से भारत में या जहां पर भी ट्राइबल कम्युनिटी है, जहां पर भी जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, है ना, वो किस तरह से पर्यावरण को तनिक भी नुकसान पहुंचाए बिना, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए बिना, पर्यावरण अवनमन के बिना वो बेहतर तरीके से कैसे अपने काम के साथ में पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रही हैं। तो आज के लेक्चर का हमारा फुल मोटिव यही है कि जो बात ठक्कर पापा ने बोली थी, जो बात नरेंद्र मोदी जी ने बोली थी, आज उसी बात का हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं वो किस तरह से पर्यावरण को सजाकर संवार कर रखती हैं, कि लगातार वो उसी कोर परिवेश में जहां शुद्ध पर्यावरण पाया जाता है रहती हैं, लेकिन तनिक भी पर्यावरण क्षति नहीं करते हैं। तो इस तरह से कैसे ये इतना बड़ा काम कर लेते हैं। मतलब ये तो वही हो गया कि काजल की कोठरी में रहना और दाग न लगना स्टूडेंट, कि पर्यावरण के सात्विक माहौल के बीच में, पर्यावरण के शुद्धतम माहौल के बीच में रहकर उसे तनिक भी क्षति ना पहुंचाना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी कर सकती है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में जब भी हमारे दिमाग में ये वर्ड आएगा स्टूडेंट कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मैं उसको सिर्फ एक वर्ड में डिकोड कर दूंगा, ट्राइबल कम्युनिटी। और जैसे जैसे आप इस लेक्चर को पढ़ते जाओगे, अभी मुझे नहीं मालूम कि आपके मन में इन जातियों को लेकर क्या भाव है, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर में हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपका जो भी रवैया है वो इनके प्रति धीरे धीरे सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। और लास्ट में जब मैं ये लेक्चर क्विट करूंगा तब आप इन जातियों के प्रति या इन जनजातियों के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपने अंदर अभिव्यक्त करेंगे, क्योंकि इन जनजातियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि हम और आप कभी भी चाहकर ये काम नहीं कर सकते इनके लेवल पर रहकर। जहां संसाधन कम है, जहां सुविधाएं नहीं है, उसके बावजूद न तो सरकार से कोई गिला, न तो सरकार से कोई शिकवा, बस जंगल हमारी माँ है, जमीन हमारी माँ है और इन्हीं के सहारे हम अपनी जिंदगी काट देंगे। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में कि किस तरह के बड़प्पन के साथ ये बिना किसी से शिकवा शिकायत किए हुए लगातार अपने काम में आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना। तो आज के जिन सुपर हीरोज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कोई एक नहीं है स्टूडेंट, पूरी एक कम्युनिटी है और वो ट्राइबल कम्युनिटी। तो ट्राइबल कम्युनिटी किस तरह से मध्य प्रदेश में पर्यावरण को बचाए हुए है, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। स्टूडेंट, सबसे पहले आदिवासी कम्युनिटी में जिनका नाम बहुत आदर भाव से लिया जाता है, आप सामने स्क्रीन देख भी रहे होंगे, टाट्या भील या टाट्या मामा। इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए हैं, जब भी ये क्वेश्चन मेंस में लिखने को आए कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयास, तो सबसे पहले आपको इनका ये कोट लिखना है स्टूडेंट। कोट क्या लिखना है समझने की कोशिश कीजिए, मैं एक एक छोटी छोटी चीज बताऊंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले, धरती पर मतलब इस पूरी ग्लोब पर, इस पूरी कायनात पे अगर किसी ने सच मायने में धरती, प्रकृति, पर्यावरण, उसके घटकों को सही में समझा है, सही में इज्जत दी है, और जब आप किसी चीज को इज्जत देते हैं इसका मतलब है कि वो जैसा चाहती है आप वैसा करते हैं। तो प्रकृति चाहती है कि मेरे पास जो रिसोर्सेस हैं उनको बराबर सीमित मात्रा में या एक निश्चित मात्रा में यूज करो।
मेरे पास जो जल है वो आपके भलाई के लिए है, आपके जीवन के लिए है, आप उसको यूज तो करो लेकिन प्रदूषित ना करो। प्रकृति के पास जो जमीन है उसमें उर्वरता है, निश्चित रूप में पृथ्वी की छाती फाड़कर आप अन्न उपजाओ, लेकिन उस अन्न उपजाने के चक्कर में मृदा को कंटामिनेट मत करो रसायनों के प्रयोग से। मतलब कहने का यह है स्टूडेंट कि एक स्टेटमेंट से हम शुरुआत करेंगे कि इस पूरी कायनात में, इस पूरी धरती पे अगर पर्यावरण की सुरक्षा, और यहां पर्यावरण की सुरक्षा का मतलब है कि पर्यावरणों का ज्यादातर एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो वनों में होता है, या पर्यावरण की एक विशेष मात्रा को यदि हम वन के रूप में देखें, या पर्यावरण को वन स्वरूप के रूप में यदि हम परिमार्जित करके देखें, तो सच मायने में पर्यावरण के अंतर्गत वनों के संरक्षण में आदिवासी कम्युनिटी से बड़ा कोई सानी नहीं है, ये कहना है उनका, जो कि इस कम्युनिटी के सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, सबसे शुद्ध पुरुष हैं। आगे वो अपनी बात में एक लाइन और जोड़ते हैं, जिस वजह से हमको वजूद पता चलता है कि पर्यावरण और उसके घटकों के साथ कितना बेहतर सम्मिश्रण है इनका। आगे कहते हैं जल, जंगल और जमीन। तो जल जो है वो जीवन का सहारा है, जंगल जो है वो दरअसल में भोजन और प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के तरीके हैं, और जमीन दरअसल में मां है। तो जमीन जो मां है, जंगल जो है वो पिता है, पालते पोसते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं, और वहीं जल जो है वो देवतुल्य है। मतलब कहने का हुआ स्टूडेंट कि ट्राइबल कम्युनिटी में जिन चीजों को बड़ा बेजान सा माना जाता है या जिनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती, इस कम्युनिटी में भी जो जमीन है उसको मां के जितना दर्जा दिया जाता है, मां के जितना पवित्र माना जाता है। जंगलों में जो रिसोर्सेस होते हैं, जो संसाधन होते हैं, लकड़ियां होती हैं, फल होते हैं, उत्पाद होते हैं, उन्हीं की मदद से आदिवासी अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब ये काम हुआ स्टूडेंट पिता का, पिता पालन पोषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और जल जो कि जीवन का आधार है स्टूडेंट, इसलिए जल को देवत्व या देवतुल्य माना गया है। तो जो भी ट्राइबल कम्युनिटी में होगा या जो भी आदिवासियों में अपने को मानेगा कि हाँ हम इस कम्युनिटी से हैं, या हमारी पहचान आदिवासी बहुल क्षेत्रों में होती है, या हम आदिवासी हैं, वो लोग इन तीन चीजों पर भारी ट्रस्ट रखेंगे। जैसे मुसलमान ईमान पे बड़ा ट्रस्ट रखता है, उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में यीशु पर ट्रस्ट रखा जाता है, हिंदुत्व सनातन में सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने पर बड़ा ध्यान रखा जाता है। इसी तरह से यदि कोई ट्राइबल कम्युनिटी का बंदा है तो वो सबसे ज्यादा आदर भाव प्रदर्शित करेगा इन तीन शब्दों में, जल, जंगल और जमीन। कैसा? तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब चूंकि ये तीनों फैक्टर ही आदिवासियों के जीवन को आगे बढ़ाने में, आदिवासियों को अपनी परंपराएं निभाने में, आदिवासियों के बर्थ से लेकर आदिवासियों की डेथ तक में यही तीन संसाधन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसी वजह से जो टाट्या मामा हैं या टाट्या भील जो हैं, ये कहते हैं कि हर आदिवासियों को इन तीन चीजों का बचाव करना चाहिए, न केवल आदिवासियों को बल्कि और दूसरी जो कम्युनिटीज हैं उनको, क्योंकि जंगल हमारे हैं लेकिन दूसरों के भी हैं, जमीन हमारी भी है लेकिन दूसरों की है। लेकिन चूंकि हम लोग उसी परिवेश में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जंगली माहौल में रहते हैं, जंगली जानवरों के बीच में रहते हैं, जंगली वनस्पतियों के बीच में रहते हैं, तो फिर जंगल जो है वो पितृत्व संपत्ति हुई हमारी, जमीन मातृत्व संपत्ति हुई हमारी, और जल जिसकी वजह से जीवन उपार्जन हो पाता है वो देवत्व हुआ हमारा। तो जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाए उसका बचाव तो बहुत जरूरी है। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे स्टूडेंट अपने स्टेटमेंट की। अब चलते हैं, जो ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यही स्टेटमेंट सबसे पहले ठक्कर बापा ने बोला था, और नरेंद्र मोदी ने भी इसी स्टेटमेंट के बाद, आई थिंक शायद ये बात उन्होंने 18-19 में बोली थी, 2018-19, और
ये बात इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी सोशल मीडिया में और मार्केट में कि ट्राइबल कम्युनिटी पर्यावरण को कैसे बचाती है। हर एक कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी में भी गोंड हैं, भील हैं, बैगा हैं, वो किस तरह से पर्यावरण को बेहतर बनाते हैं, बिना क्षति पहुंचाए अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो ये जब नरेंद्र मोदी ने ये बात बोली 2018-19 में, जो काफी ज्यादा प्रचारित प्रसारित हुई, उसी के बाद से पर्यावरण में जब एमपीपीएससी ने मेंस में अपना सिलेबस चेंज किया तो इस बार नए टॉपिक को ऐड किया, और इसी वजह से मैं ये एकदम न्यूली फ्रेश टॉपिक जो है इससे आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। स्टेटमेंट है स्टूडेंट कि शायद ही कोई और दूसरी ऐसी कम्युनिटी होगी संसार में जो पर्यावरण या प्रकृति पर अंधा भरोसा करती है कि यदि प्रकृति है तो निश्चित रूप में हम हर समस्या का समाधान इस पर्यावरण से, इस प्रकृति से, इसके संसाधनों से निकाल देंगे। आज भी आप देखते हैं कि आदिवासी बहुल ज्यादातर जनजातियां जो हैं वो जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। बाह्य परिवेश से कटे होने के बावजूद उनको नहीं मालूम कि बाहर की देश दुनिया कैसी है। हालांकि अब उसमें भी कुछ बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग पहुंचकर उनको अवेयर कर रहे हैं, वो बेहतर हैं, उन्हें और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हालात में अभी भी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो जल जंगल जमीन मतलब प्रकृति पर एकदम अंधा ट्रस्ट करके, या प्रकृति पर 100% अंधा ट्रस्ट नहीं बोलना चाहिए स्टूडेंट, उससे बेहतर वर्ड है पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ वो प्रकृति को ही अपना सर्वे सर्वा मानकर अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और शायद ये कि अभी तक कोई भी एक ट्राइबल कम्युनिटी के किसी भी बंदे ने पर्यावरण से कभी किसी गलत एक्सपेक्ट की मांग की हो, या आज तक कभी इतिहास के पन्नों में ऐसा नहीं देखा गया कि किसी भी एक बंदे ने जो ट्राइबल कम्युनिटी का है और उसने पर्यावरण ने उसके साथ जस्टिस नहीं की, न्याय नहीं किया, ऐसा स्टेटमेंट देते हमने कभी नहीं सुना। हमेशा यही देते सुना है कि जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, जो जंगल है, जो जमीन है, उसने माँ और बाप बनकर हमारी हमेशा से सेवा की है, और इसी आदर भाव के साथ रिटर्न के रूप में ये कम्युनिटीज भी पर्यावरण को बिल्कुल इसी तरह का आदर और सम्मान भाव देते हैं। तो अब बात करते हैं कि पर्यावरण को बचाने में आज के समय पे गवर्नमेंट जो योजनाएं ला रही हैं, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो रहे हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। IUCN की रेड डेटा बुक भी बहुत सारी चीजें, यूनेस्को, WHO, ये बड़े बड़े नाम पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया काल का ग्रास बन चुकी है। आज बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर इन परंपराओं को, इन मान्यताओं को जो ये ट्राइबल कम्युनिटी यूज करती है, अगर इनसे हम कुछ सीखें तो हम पाएंगे कि पर्यावरणीय समस्याएं काफी हद तक ओवरकम हो जाती हैं। अब कैसे, चलिए मैं ज्यादा देर नहीं करता, सीधे सीधे प्रथाओं की तरफ ले चलता हूं स्टूडेंट आपको। स्टूडेंट एक एक लाइन इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है ये, लेकिन आपको मेंस में 10 नंबर में लिखने के लिए आएगा। आपको एकदम सिलेक्टेड कंटेंट लिखना है। समझा रहा हूं इसलिए बोल ज्यादा रहा हूं, लेकिन जो लाइनें आप देख रहे हैं, अगर आप वो लाइनें लिख देते हैं तो वो लाइनें बिल्कुल साफ सुथरी लाइनें हैं, वो आपको नंबर भी दिलाएंगी, और निश्चित रूप में जो आंसर पढ़ेगा, आंसर को पढ़ने के बाद उसके मन में भी इन ट्राइबल कम्युनिटी के प्रति सम्मान उत्पन्न होगा। और चूंकि आपके द्वारा आंसर दिया गया है तो निश्चित रूप में आप भी वैसे ही होगे जो हकीकत में इनका इंपॉर्टेंस समझ के और इस तरह की फॉर्मेटिंग किया। तो काफी ध्यान रखा गया है कि जो रियल फंक्शन है उन्हीं को दिया जाए, कुछ भी एक्स्ट्रा एड ऑन न किया जाए। जैसे सबसे पहले कैसे पर्यावरण संरक्षित रखती हैं ये आदिवासी बहुल जातियां, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट राउड प्रथा। ये राउड प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसको ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी यूज करती आ रही है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, हर एक ट्राइबल कम्युनिटी में किसी न किसी पेड़ को बहुत ही ज्यादा आदर्श माना जाता है, बहुत ही ज्यादा पूज्य माना जाता है, और कई बार तो उस पेड़ की जो तुलना है वो देवत्व से तक कर दी जाती है। मतलब
इन कम्युनिटी के लिए किसी न किसी एक पेड़ का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे आप एमपी में जो आपके टीचर्स हैं रिस्पेक्टेबल, आपने उनसे सुना होगा कि जो एक धनुष बाण वाली जनजाति होती है ना, आई थिंक शायद भील है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं एमपी पुट में नहीं हूं उतना। तो जो लोग धनुष बाण अपने साथ हमेशा रखते हैं वो कभी भी बांस को हार्म नहीं करेंगे या बांस को कटने नहीं देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो महादेव का भक्त है वो कभी भी सांपों को नहीं परेशान करेगा या सांपों की मृत्यु के पीछे खुद को कभी इन्वॉल्व नहीं करेगा, या जो महादेव का भक्त है वो कभी भी नंदी को परेशान नहीं करेगा, है ना। उसी तरह से यहां भी है कि हर ट्राइबल कम्युनिटी में एक जो पेड़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके प्रति देवत्व भाव रखा जाता है। और जो आदिवासी बहुल जनजातियां हैं वो जंगलों में ही निवास करती हैं, तो उनके लिए पेड़ पौधे दरअसल में उनकी जीविका का सहारा होते हैं। इसी वजह से पेड़ पौधों को वो क्या नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं या पेड़ पौधों को काटते नहीं हैं, क्योंकि पेड़ पौधों के जरिए ही उनको दरअसल में रिसोर्सेस मिलते हैं जिसके जरिए वो पलते हैं और आगे बढ़ते हैं। मतलब जंगल या पेड़ पौधे दरअसल में पितृत्व तरीके से उनके साथ में रहते हैं, इसलिए वो उनको हार्म नहीं करते। वहीं आदिवासी बहुल जातियां जो होती हैं वो आग नहीं लगाती हैं जंगलों में। दरअसल में क्या करते हैं कि आग उनके लिए बहुत पवित्र होती है, तो इसी वजह से वो हर जगह आग नहीं लगाते हैं। आग हमेशा वहीं लगाई जाती है जब कोई दैविक अनुष्ठान या जब कोई दैविक परंपरा का उनको पालन करना होता है, तभी वो आग को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आप मुझे बताइए, जगह जगह आग नहीं लगाते हैं, आग विशेष अवसरों पर लगाई जाती है या चूल्हे में लगाई जाती है ताकि भूख शांत रहे। तो इस तरह से जंगलों में यदि आग नहीं लगेगी तो जंगलों में आग फैलेगी नहीं, और जब जंगलों में आग फैलेगी नहीं तो बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं उनको उनके आवास से क्या नहीं होना पड़ेगा, विलोपित नहीं होना पड़ेगा। तो इस तरह से न तो ये पेड़ काटते हैं न तो आग लगाते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र होता है स्टूडेंट कि एक पवित्र पेड़ होता है, उसके चारों ओर ये हमेशा ग्रुपिंग करके रखते हैं। जब भी कोई ओकेशन होता है, पवित्र त्योहार होता है या इनकी किसी परंपरा का इनको निर्वहन करना होता है, और जो लोग पेड़ों को नहीं तवज्जो देते हैं वो लोग क्या करते हैं, आग को बहुत तवज्जो देते हैं। तो आग या पेड़ के चारों ओर पवित्र अवसरों पर एकत्रित होकर हमेशा इनके प्रति आदर भाव रखना, यही है स्टूडेंट सबसे पहली प्रथा जिसको राउड प्रथा कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या इस प्रथा से हम लोगों को जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल वर्ड है हमें नहीं सीखना चाहिए? साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में एक दिन कोई भी फिक्स कर लिया जाए और एक एक कम्युनिटी, क्योंकि हिंदुस्तान में वेरिएशन इतना ज्यादा है, तो आज अगर पंडित कम्युनिटी को बोल दिया गया कि इस दिन आप जो भी आपका पेड़ जिसे आप पवित्र मानते हैं, आप उनके समक्ष खड़े होकर आप ये प्रण लीजिए कि पर्यावरण को हार्म करने में आप जो है किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे। दूसरे बार जो हैं उनमें भी सेगमेंट होते हैं। मतलब कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि ओबीसी, एसटी, एससी, हम सबको भी इसी तरह की राउड प्रथा का आज के समय पे पालन करने की जरूरत है कि जो भी हमारे लिए पवित्र पेड़ है उसके सामने पहुंचकर हम ये शपथ लें या उसके सामने पहुंचकर हम ये विश्वास दिलाएं उसको कि जैसा सम्मान आपका हम करते हैं, है ना, वैसा ही सम्मान हम दूसरे बाकी पेड़ों का भी करेंगे। तो ये राउड प्रथा से हमें सीखने की बहुत जरूरत है, और राउड प्रथा यदि हमने सीख ली तो निर्वनीकरण की समस्या जो आज के समय पे औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और कृषि के विस्तार की प्रमुख समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। तो पहली प्रथा स्टूडेंट ये रही राउड प्रथा, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा है जंगल संरक्षण। जंगल संरक्षण में शायद ही है कोई जो ट्राइबल कम्युनिटी से बेहतर आज हमको पर्सन मिल पाए, या इस कम्युनिटी ने जंगलों की जितनी सेवा की है, जंगलों के लिए जितना समर्पण भाव दिखाया है, दूर दूर तक हमको कोई भी व्यक्तित्व आसपास भी नहीं फटकता हुआ दिखता जिसने जंगलों के संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए किसी तरह का कोई काम किया हो बेहतर तरीके से। नो डाउट किए होंगे, लेकिन इनसे बेहतर पर्यावरण संरक्षक
कोई नहीं है। ये सरकारें भी कहती हैं और ये जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी कहता है, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कहते हैं और पर्यावरणविद खुद जो हैं वो भी इस बात को कई बार दोहराते हैं कि वन संरक्षण में आदिवासियों का से बड़ा कोई सानी नहीं। अब सवाल पैदा होता है क्यों क्यों ये जंगलों को इतनी तवज्जो देते हैं। दरअसल में आदिवासियों का ऐसा प्रबल बिलीव है कि जीवन चक्र की शुरुआत और जीवन के अंत, मतलब जन्म और मृत्यु के बीच में जल, जंगल और जमीन, ये तीनों पायदानों से होकर ही जीवन रूपी नैया पूर्ण होती है। मतलब हमको यदि बर्थ मिला है तो निश्चित रूप में जमीन पर हम आए, जमीन पर हमारे पैर पड़े, आगे चल के जल ने हमारा पोषण किया और फिर आगे की गाड़ी जो है वो जंगलों से पोषण लेकर ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसी वजह से आदिवासी अपनी हर एक परंपराओं में जंगलों का या जंगली पादपों का या जंगली जानवरों का या जंगल से जुड़े हुए उत्पादों का उपयोग करते हैं आदर भाव के साथ। और अब स्टूडेंट ये बारी आ चुकी है कि जो आदिवासी जिस आदर भाव से जंगलों को या जंगली पादपों को या जंगली जानवरों को वो तवज्जो देते हैं, अब हमें भी उसी आदर भाव के साथ में ये चीज करनी होगी। इसलिए सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों का बचाव इस सेगमेंट को स्कूलों में बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में और बायोलॉजी में ऐसे चैप्टरों को शामिल किया है ताकि हमारी बुद्धिजीविता जो है वो पादप संरक्षण प्रकृति की तरफ जाए, तब कहीं हम जैव संरक्षण प्रकृति में कदम रख पाएंगे। इसी में तीसरा जो है स्टूडेंट, आज के समय पे हर किसी को विकास करना है, चाहे वो सरकारें हों चाहे वो लोग हों, है ना। लेकिन इसी में इसी कॉलम में क्या आदिवासियों को नहीं लगता कि वो अपनी दिनचर्या को बेहतर करें या अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, या जिन संसाधनों की कमी की वजह से उनकी लाइफ जो है वो धीमी पड़ी हुई है या रुकी पड़ी हुई है, क्या उनको नहीं लगता कि वो भी समाज के मुख्य धारा के साथ आकर कदम से कदम मिलाकर चीजों को आगे बढ़ाएं। स्टूडेंट, दरअसल में ट्राइबल कम्युनिटी को एक मात्र भी लेश नहीं है या नाम मात्र भी लेश नहीं है इस बात का कि उन्हें जंगलों ने कुछ कम दिया है। वो हमेशा इसी बात से फले फूले और दिल में प्रसन्न चित्त रहते हैं कि जितना जंगलों ने दिया है उतना तो सरकारें नहीं दे सकती, उतना तो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं दे सकते। और इसी के संदर्भ में हमेशा कृतज्ञ बने रहते हैं, हमेशा ही समर्पण भाव दिखाते हैं, हमेशा ही इज्जत दिखाते हैं जंगलों के प्रति। मतलब कहने का है स्टूडेंट कि वन संरक्षण या वनों के बचाव की प्रवृत्ति इनकी इतनी स्ट्रांग है क्योंकि ये वनों को या जंगलों को दरअसल में क्या करते हैं, कुछ कम्युनिटी इनको माता मानती है, कुछ कम्युनिटी पिता मानते। हालांकि कोई कुछ भी माने, लेकिन जीविकोपार्जन में वन तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमेशा क्या करते हैं कि अपना विकास तो करते हैं, मतलब अपने परंपराओं का निर्वहन करते हैं, अपने लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं, अपने लिए जैविक संसाधनों को यूज करते हैं, अपने जीविकोपार्जन में शिकार वगैरह भी करते हैं, लेकिन ये इस बात का बराबर ध्यान रखते हैं कि विकास ऐसा हो जिसमें पर्यावरण क्षतिग्रस्त ना हो। शिकार ऐसा नहीं किया जाता कि पूरे एक तरफ से जंगल में रहने वाले जितने भी मांस प्रदान करने वाले या अंडे प्रदान करने वाले जीव हैं उनको एक साथ में मार दिया जाए। जिन वृक्षों में बहुत ज्यादा मात्रा में वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स लगे हैं उनको एक ही बार में निकाल लिया जाए। हमेशा ये अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, हमेशा ये अपना विकास करते हैं, लेकिन पर्यावरण को क्षति ना हो इस बात का बराबर ध्यान रखते हैं, क्योंकि पर्यावरण में किसी ट्राइबल कम्युनिटी को उनका पिता दिखता है और किसी कम्युनिटी को उनका मदर दिखती है। तो इस तरह से वन संरक्षण में इनकी जो प्रबल प्रवृत्ति है, इस वजह से आदिवासी वन्य और वन्य प्राणियों से उतना। स्टूडेंट, क्या हुआ जब मैं 2016 में फर्स्ट टाइम इंदौर आया तो आपको ही पता है कि वो रेलवे स्टेशन जो है उसके पास में वो दाल बाफले है ना दुकानें होती हैं। तो अब शुरुआत में जब हम आए तो यहाँ कोई नहीं था, तो हम जैसे ही वहां बैठे दाल बाफले के लिए
फर्स्ट टाइम दाल बाफला खाया, बड़ा अजीब लगा, लेकिन अब तो उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, अब तो हर संडे चाहिए होता है। तो जिस दुकान में हम खा रहे थे स्टूडेंट, उस दुकान में एक स्टेटमेंट लिखा था, ये वही स्टेटमेंट है स्टूडेंट 2016 का, ये मेरे मोबाइल में था उस समय की, ये स्क्रीनशॉट है मेरे पास। इसमें लिखा है, जैन समाज की सराहनीय पहल, इतना ही लो थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। तो आज जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, जैसे भंवरकुआं में आपने देखा होगा, कर्णावत वगैरह है ना, या बड़ी बड़ी जो भी होटलें हैं है ना, इनमें आपने देखा होगा कि जो खाना ये सर्व करते हैं, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट, वो ये स्टेटमेंट लोगों लिखे रहते हैं। कहां से आए स्टेटमेंट? नहीं, अगर जैन समाज के भी इतिहास के पन्ने पलट कर देखे जाएं, तो जैन समाज ने भी ये जो स्टेटमेंट है, उतना ही ले थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया है ट्राइबल कम्युनिटी से। दरअसल में ट्राइबल कम्युनिटी की जो महिलाएं होती हैं, शुरुआत से ही उन महिलाओं में इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर होता है कि मान लीजिए कोई वृक्ष है और वो फलों से लदा हुआ है, और मान लीजिए कोई जो लेडीज है, ये मैंने आगे इसके बारे में जिक्र किया है स्टूडेंट, हाँ, मान लीजिए कोई लेडीज है, मान लीजिए कोई लेडीज है और पूरी तरह से वृक्ष जो है वो फलों से लदा हुआ है, तो हम या आप होंगे तो उस लदे हुए वृक्ष जो फलों से सराबोर है, उससे ज्यादा से ज्यादा हम क्या करने की कोशिश करेंगे? फलों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ट्राइबल कम्युनिटी की महिलाएं खुद में इतनी सजग हैं, खुद में इतनी सबल हैं, खुद में इतनी बुद्धिजीविता है उनके पास, पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ी हैं या कौन सा नॉलेज पढ़ा है, निश्चित रूप में उनके फादर और मदर ने उनमें ये भाव भरे हैं जो सच में सराहनीय है। ट्राइबल कम्युनिटी की महिलाएं हमेशा उतना ही लेती हैं जितने में उनका और उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए, और बाकी चीजों को वो इस भाव के साथ छोड़ देती हैं कि जो बाकी पेड़ पर फल हैं वो चरिंदों के लिए हैं, परिंदों के लिए हैं, शाकाहारी जानवरों के लिए हैं, पक्षियों के लिए हैं, कीटों के लिए हैं, भौरों के लिए हैं। मतलब इतना सजग भाव कि मेरा पेट तो भर ही रहा है, जितने जरूरत है उतने में, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा मैं ना तोड़ूं, क्योंकि इस चीज की वजह से हो सकता है किसी दूसरे जीव का पेट भर जाए, और कहीं इस चीज को मैं अगर जरूरत से ज्यादा ले लूं और ये फेंका जाए तो किसी के हिस्से की चीजें कट गई मेरी वजह से। स्टूडेंट, इतनी बेहतर शिक्षा तो मैं बिलीव के साथ मैं बोल सकता हूं कि हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम तक नहीं दे सकता। और ये बात मैं दिलेरी से इस बिहाफ पे कह रहा हूं कि जब जब बड़ी क्लासों में मैं देखता हूं तो वहां हाई इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में हमको हायर माइंड मैप के लोग मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर इस तरह के दया भाव, इस तरह के करुणा भाव थोड़ी कम दिखते हैं। तो सरकार से मेरी अपील है कि एथिक्स, मोरालिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी असल लाइफ में हमेशा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते ये रियलिटी है, ये जरूरत है हमारी कि समाज के लोगों के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए। और पेश तो आना चाहिए, वो सब ठीक है, मानवता जिंदा रहनी चाहिए। जैसे अटल जी का डायलॉग है कि सरकारें आती और जाती रहेंगी लेकिन देश रहना चाहिए। इसी तरह से मेरा भी कहना है स्टूडेंट कि आप किताबें पढ़ते रहेंगे, किताबें आती और जाती रहेंगी, 9th के बाद 10, 10th के बाद 11, बीए के बाद एमए, एमए के बाद में उससे भी बेहतर, मतलब आपके कोर्सेस आते और जाते रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज माइंड में रहनी चाहिए वो है मानवता। दूसरे का सुख और दुख महसूस करने का पावर अंदर जो धड़क रहा है ना, उसके पास होना चाहिए। तो इसी वजह से सरकार से मेरी अपील है कि मोरालिटी, एथिक्स जैसे विषयों को बड़ी क्लासों में जरूर डाला जाए, क्योंकि बड़ी क्लासों में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो समाज को और बेहतर तरीके से फेस करते हैं, और वहां अगर वो रामायण, महाभारत जैसी चीजों को पढ़कर अगर लाइफ में अप्लाई करें उनका नॉलेज, तो मुझे लगता है कि उनके लाइफ की 50% प्रॉब्लम कम हो जाएंगी।
जैसे मुझे नहीं मालूम कि इन महिलाओं को, जो आदिवासी महिलाएं हैं, किस कॉलेज में पढ़ी हैं, कहाँ ज्ञान मिला, किस टीचर ने ज्ञान दिया, लेकिन जो भी ज्ञान इनके पास है वो अपने आप में देवत्व ज्ञान है स्टूडेंट, कि उतना ही रिसोर्सेस ये लेती हैं जितने की जरूरत है, और बाकी इस भाव से छोड़ देती हैं कि मेरे द्वारा छोड़ी गई ये चीज किसी दूसरे के जीवन का सहारा बनेगी। इतना बेहतर, इतना स्पिरिचुअल जो भाव है, हमने तो रतन टाटा, अजीत प्रेम जी में देखा था स्टूडेंट, आचार्य श्री विद्यासागर जी में हमने देखा था स्टूडेंट, और भी डिफरेंट डिफरेंट संत हैं, मुरारी बापू में देखा था स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, जो आदिवासी महिलाएं होती हैं वो इस तरह का सतत विकास, ये सतत विकास का एग्जाम्पल है कि फल तोड़ते समय वो इस बात का बराबर ध्यान रखती हैं कि जितने में मेरी आवश्यकता पूर्ति होगी मैं सिर्फ उतना ही लूंगी, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ देती हैं। यही तो है स्टूडेंट फ्यूचरिस्टिक विजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मां अगर इतनी बेहतर सोच वाली है तो यही बेहतर सोच वाली जो महिला है ये अपने बच्चों को सिखाएंगी और भी बेहतर चीजें। जैसे कि अगला, आदिवासी बच्चों को हमेशा ये महिलाएं सिखाती हैं कि बेटा जो जलाशय हैं, जो नदियां हैं, जिनमें जीवन रूपी जल बह रहा है, हमारे जीवन का मेन साधन है, कभी भी इनको प्रदूषित नहीं करना है। दुनिया में प्रदूषण की समस्या ने विकराल रूप धारण कर रखा है। आए दिन आता है कि इस इंडस्ट्री ने, यहां के लोगों ने पर्यावरण को प्रदूषित किया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ट्राइबल कम्युनिटी ने किसी तरह का कोई प्रदूषण किया हो, वाटर वाला तो छोड़ दो, किसी भी प्रदूषण का। मतलब ये कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाते हैं, अपने परंपराओं में, अपने खून में इन्होंने उसको उतार लिया है कि हम तो बेहतर करेंगे, अपने बच्चों को भी ऐसा सिखा के जाएंगे जिससे ये परंपराएं हमेशा बनी रहें। मतलब मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। वहीं ट्राइबल कम्युनिटी की महिलाएं कहती हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, पर्यावरण रहना चाहिए। और सच में अब उसकी जरूरत आन पड़ी है। जो आदर भाव, जो विचार इनके मस्तिष्क में है, अब वही सारी मातृ जाति के मस्तिष्क में विचार आने चाहिए, क्योंकि मातृ शक्ति से ही परिवार का निर्माण होता है। तो देखिए कितनी अच्छी चीजें वो सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि जो जलाशय, जो नदियां जिनमें जल बहता है, जो जीवन का आधार है, इन पे सिर्फ हमारा नहीं, पूरे मानव समाज का अधिकार है। इसी वजह से इनको कभी दूषित न किया जाए। ये समाज की बराबर संपत्ति है, सभी का अधिकार है। तो ऐ मेरे बच्चों, कभी भी तुम इनको कंटामिनेट नहीं करना। और मैंने तो आज तक कभी ऐसा कोई केस नहीं पढ़ा न्यूज़पेपर में, 35 साल मेरी एज है लगभग स्टूडेंट, कि कभी किसी ट्राइबल कम्युनिटी ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया हो। क्लियर है ये चीज? चलिए अब आगे चलते हैं। जीव संरक्षण। देखिए जंगलों को इसलिए बचाते हैं कि जंगलों से रिसोर्सेस मिलते हैं। अब सवाल पैदा होता है, कई बार ये मेरे मन में भी आया स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, कि जो आदिवासी बहुल जातियां हैं ये जंगलों में रहती हैं, और जब ये जंगलों में रहती हैं तो आए दिन इनका सामना जंगली जानवरों से होता होगा। तो क्या जंगली जानवर इन पर पलटकर वार नहीं करते? क्या जंगली जानवरों से इनकी हाथापाई नहीं होती? बिल्कुल होती होगी। लेकिन स्टूडेंट एक बात आप बहुत अच्छी तरह से समझिए, कई बार मेरे से बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं इस पॉइंट को, तो मैं हमेशा उनको 2-3 चीजें सिखाता हूं। यदि आपके दिल में प्यार है, तब आप हमेशा कैसी भी परिस्थिति होगी, आप उस प्यार के जरिए ही अपने समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वहीं आपके अंदर यदि मक्कारी का भाव है, तो दुनिया में आप मक्कारी के तरीके से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से इन लोगों के मन में पर्यावरण संरक्षण का भाव है। और याद रखिए स्टूडेंट, जैसे एक बिच्छू को मैं अपने हाथ पर रखूं तो उसका व्यक्तिगत स्वभाव ही है डंक मारना। शेर जो है वो जंगल में यदि रहेगा तो उसका काम ही है शिकार करना। और जनरली शेर शिकार के लिए पहले किसको देखता? हिरन को, खरगोश को। मतलब जो भी जीव है उसका एक व्यक्तिगत स्वभाव होता है।
जैसे हिरन का व्यक्तिगत स्वभाव है वनस्पति की तरफ उग्रोन्मुख होना, हाथियों का एक स्वभाव है कि जो ऊंचे ऊंचे दरख्त में जो पत्तियां होती हैं उनको जीविकोपार्जन में यूज करना। सियार, लोमड़ी, कुत्ते, बिल्ली का स्वभाव होता है कि ये जो भी सड़ा गला मरा या मांस या शाकाहारी जीवों को भोजन के रूप में स्वीकार करना। तो इसी तरह से ये ट्राइबल कम्युनिटी भी बहुत अच्छे से जानती है कि जब हम जंगलों में रह रहे हैं तो जंगली जानवरों से हमारा सामना होगा, लेकिन ये उनके प्रति भी आदर और दया का भाव रखते हैं। कभी भी ट्राइबल कम्युनिटी यदि किसी जंगली जानवर को देखती है तो उसको कभी हार्म नहीं करती, उसको कभी परेशान नहीं करती, जबरदस्ती उसका शिकार नहीं करती। जैसे मान लीजिए एक शायद कोई जनजाति है स्टूडेंट जो मुखौटा यूज करती, आई थिंक शायद बैगा जनजाति, या देख लीजिएगा आप लोग नेट पे, है ना। तो आए दिन करके एक जनजाति जो बिल्कुल जंगलों के बीच में ही रहती है और वहीं शेर का नेटिव एरिया भी पड़ता है, कोर रीजन भी पड़ता है। तो कई बार जो शेर हैं उन्होंने उस कम्युनिटी के लोगों को मार दिया। जब ये बात उनके मुखिया से पूछी गई कि आप लोग पलट के प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते, उस शेर को क्यों नहीं मारते, तो सोचिए जो ट्राइबल कम्युनिटी का मुखिया था, वो जो ट्राइब्स रही होगी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप भाव सुनिए। उनका कहना यह था कि हमारी जनजाति के लोगों से कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण में या जंगलों के बचाव में या पानी के बचाव में या हमारे जमीन जो हमारी माँ है, हम लोगों से कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है और इसी गलती की सजा ये जो व्याघ्र राज हैं इन्होंने दी है। मतलब आप समझ रहे हैं स्टूडेंट, इन पर अगर विपत्ति भी कभी आई जंगली जानवरों के रूप में तो वो उस जंगली जानवरों से वैमनस्यता का भाव न निकालकर हमसे कहीं ना कहीं वीकनेस हो गई है, हमसे कहीं ना कोई कमजोरी हो गई है, हो सकता है जाने अनजाने में हमने वृक्षों को नुकसान पहुंचा दिया है, जाने अनजाने में हमने जंगलों को नुकसान पहुंचा दिया है, जाने अनजाने में हमने वाटर रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचा दिया है। मतलब वो इस भाव से इन मौतों को जस्टिफाई कर लेते हैं और जिन घरों से लाशें उठेंगी उनके मन में भी ये इस तरह का विरोधाभासी भाव फिर नहीं आएगा। उनको भी लगता है कि निश्चित रूप में कहीं ना कोई गलती हुई होती है और आत्ममंथन कहीं ना कोई गलती निकाल ही देती है। मतलब आप समझिए स्टूडेंट कि आदिवासी कम्युनिटी का हमेशा खूंखार जंगली जानवरों से कभी न कभी सामना होगा और जब कभी भी सामना होता होगा तो इस प्रक्रिया में कभी न कभी कुछ लोगों की जान जाती होगी। तो चाहे तो ये उस कम्युनिटी के लोग पूरी उस वन्य प्रजाति को ही सर्वनाश करके रख दें, लेकिन ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो उनकी राडार है। जैसे जो जंगल है वो दरअसल में क्या है स्टूडेंट, ये जमीन जो है वो क्या है स्टूडेंट, माँ और बाप है। तो जैसे जंगलों ने आदिवासी कम्युनिटी को रहने के लिए साधन दिया है, बिल्कुल सेम उसी तरह का उपभोग करने के लिए उनके बांधु बांधवों को जो थोड़े से आकार में अलग है, साइज में अलग है, जंगली जानवरों को भी तो दिया है आश्रय। तो इस तरह से वो ये भाव बहुत अच्छे से समझते हैं कि जितना जंगल हमारा है उतना जंगल इनका भी है। इसी वजह से वो कभी भी इन वर्ल्ड लाइफ एनिमल को या जंगली जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, न नुकसान पहुंचाने का कारण बनते। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि अगर ये कभी तड़प रहे हैं, कभी जाल में फंस रहे हैं, तो उनको आजाद जरूर कर दिया है, उनके जख्मों पर मरहम जरूर लगा दिया है। मतलब जीव संरक्षण का भाव भी इनके दिलों में। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, जंगली जानवरों के व्यवहारों को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि शेर भूखा है, उसके सामने हम छाती ठोक कर पहुंचेंगे तो शिकार होना ही लाजमी है। तो यदि शेर ने 4 दिनों से या 5 दिनों से शिकार नहीं किया है तो इंस्ट्रक्शन साफ साफ दे दिए जाते कम्युनिटी को कि रात के टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलना है, या डे टाइम पे भी आप जाएंगे तो ग्रुपिंग में जाएंगे। मतलब इस तरह का माइंडसेट जो एक अलग ही यूनिवर्सिटी पढ़ाती होगी, एक अलग ही कॉलेजेस पढ़ाते होंगे। इसके प्रोफेसर कौन है स्टूडेंट मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को टीच किया है वो पक्का परमेश्वर ही रहा होगा या परमेश्वर ही आया होगा।
है ना, टीचर का गेटअप लेके, जिन्होंने स्पेसिफिक क्लास जंगलों में लगाई होंगी और इनको इतने बेहतर तरीके से पर्यावरण संरक्षण सिखाया होगा। और ये स्पेशली ये जो बात है, ये मेरे को भी बहुत ज्यादा क्या करती है, आह्लादित कर देती है, बहुत प्रसन्न कर देती है कि जो आपकी जान ले उसको आप नुकसान ना पहुंचाकर खुद में ही कहीं कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस आदर भाव के साथ आप सामने वाली कम्युनिटी को छोड़ देते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल को छोड़ देते हैं। ऐसा मादा तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है कि जिसका आप बुरा करो और वो हमेशा आपका अच्छा चाहे, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। दूसरी शख्सियत ट्राइबल कम्युनिटी है। इनके अलावा आप हमेशा किसी का बुरा करोगे तो पलट के वो आपका बुरा जरूर करेगी, या आपने अगर 50% नुकसान पहुंचाया किसी को तो वो आपको 100% नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से मैं नमन करता हूं उस ईश्वरत्व को और ट्राइबल कम्युनिटी को जो अपने बच्चों में या अपने कम्युनिटी में इस तरह के आदर भाव डालती हैं। फैन है भाई, सौरभ भाई नामदेव फैन हो गया ट्राइबल कम्युनिटी का। और मालिक का भी थैंक यू कि उसने ये लेक्चर मुझे पढ़ाने का मौका दिया, मुझे समझाने का मौका दिया और ट्राइबल कम्युनिटी के ये अनसुलझे अनछुपे रहस्यों से पर्दा उठाने को मुझे मौका मिला। तो मेरे इस लेक्चर की वजह से अगर 1% भी आपके दिलों में ट्राइबल कम्युनिटी के प्रति आदर भाव जागे तो इसमें स्टूडेंट आपका नहीं बल्कि असल मायने में उस परमात्मा की इच्छा थी। क्योंकि इतना बेहतर एनवायरमेंट बैलेंस करना ये कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, ये सिर्फ देवत्व ही सिखा सकता है और ट्राइबल कम्युनिटी। इसी में आगे जब जल हमारे जीवन का मेन आधार होते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो जब भी नदियों में झीलों में है ना, या जो भी जल है, एक पर्टिकुलर सेशन में ये जल बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, लेकिन गर्मियों में ताल तालाब सूखने लगते हैं। तो फिर उस समय ये कम्युनिटी को लगता है या लगा होगा कि क्यों ना जल को बचाया जाए, क्योंकि जल हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा स्टूडेंट। जैसे जवानी हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगी, आपको कुछ काम अभी ऐसे करके रखने होंगे जिससे आपकी जवानी तो ठीक है बुढ़ापा सुधरे। सेम इसी तरह के स्टेटमेंट पर कि जल हमेशा ही नहीं रहेगा, 12 महीने नहीं रहेगा भाई, 4 महीने या 6 महीने जल रह सकता है, बाकी आपको एक्स्ट्रा 6 मंथ के लिए जल को रिजर्व करना होगा। तो बांध निर्माण प्रक्रिया जो आज वृहद जल विद्युत परियोजना के हिस्से में आती है, ट्राइबल कम्युनिटी की सौगात है। सबसे पहले बांध बनाना यदि सीखा है हमने, और भारत में 15 सितंबर जिनका बर्थडे है, इंजीनियर डे मनाते हैं, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया ने अपनी किताब में खुद लिखा है स्टूडेंट कि बांध बनाने के पीछे जो लोग मुझे जानते हैं, हाइड्रल प्रोजेक्ट का फादर, या जो नहर और डैम बनाने के लिए जो मुझे लोग जानते हैं, असल मायने में मैंने ये डैम सिस्टम जो है ये गोंड कम्युनिटी से सीखा है। क्योंकि गोंड कम्युनिटी क्या करती है, एक गहरा गड्ढा बना देती है तालाब जैसा, उसमें वाटर स्टोर्ड हो जाता है, और फिर उसके बाद से जब वाटर फ्लो होने लगता है, तो याद रखिएगा ये इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वाटर को सिर्फ हम नहीं, आगे दूसरे जानवरों, दूसरे जीवों, दूसरे लोगों के लिए जीवन का माध्यम है। तो हमेशा वो क्या करते हैं कि गड्ढे को गहरा बनाते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, और फिर उसके बाद एक बैलेंसिंग लेवल लेकर आ जाते हैं, तो जिससे थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो यहां निकलता रहे और आगे के लोगों को, आगे के जीवधारियों को, आगे के प्राकृतिक संतानों को वो मिलता रहे। तो इस तरह से ये बांध निर्माण प्रक्रिया जो है ये सबसे पहले गोंड ट्राइब्स ने हमको सिखाई स्टूडेंट। और आज भी इसके लिए जो कि इंजीनियर डे जिनके नाम पे मनाया जाता है, वो हमेशा इस बात को इनको ही श्रेय देते थे कि पानी भंडारण करने की जो क्षमता आज बड़े बड़े डैमों ने अर्जित की है, वो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी है गोंड कम्युनिटी का। जब भी हिंदुस्तान में कृषि की बात आती है स्टूडेंट,
तो कृषि को लेकर हमेशा से एक बात बोली जाती है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी इस तरह की कृषि करते हैं जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, अर्थात झूम कृषि। अब आप बोलेंगे सर झूम कृषि में पेड़ों को काट कर आग लगा दी जाती है। मैंने शुरू में ही बताया ना, ये पेड़ों को काटते हैं ना ये पेड़ों को आग लगाते हैं, बल्कि जो मैदान होता है, मैदान में जो घास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये उस घास को साफ करते हैं और उस घास को साफ करने के बाद में पूरा का पूरा कुछ समय बाद सुखाने के बाद में ये खेत के बीच में रखते, अपनी एक मीटिंग ले लेते हैं, एकाध कोई ना कोई एकाध अपनी परंपरा को पुनर्जीवित कर लेते हैं, किसी बच्चे का बर्थ, किसी की शादी, तो इस तरह से आग की व्यवस्था चाहिए उनको, तो आग के लिए साधन हो गया। और जैसे ही ये रस्म पूरी होती है, अगले दिन उसी अग्नि देव का वरदान, वो जो राख है, उसी को वो खेतों में छिड़क देते हैं। तो देवत्व से हमेशा ही अटैचमेंट रहता है, क्योंकि प्रकृति से अटैचमेंट है इनका। और फिर राख को छिड़क कर ये क्या करते हैं, बीज डालकर, पानी बनाकर, खेत बनाकर, और ये कृषि करते हैं। मतलब ये आज भी झूम खेती ही करते हैं, आज भी वही परंपरागत खेती करते हैं, लेकिन इस खेती के लिए ये वृक्षों का हार्म नहीं करते हैं, वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इनका ऐसा मानना है, एक बार किसी ट्राइबल कम्युनिटी के मुखिया से किसी पत्रकार ने पूछा कि समाज की मुख्य धारा से कटे हुए लोग हो आप, पिछड़े लोग हो आप, समाज का वो बौद्धिक स्तर आपके पास नहीं है, जो संसाधन आपको मिलने चाहिए उनमें भी सरकार कटौती कर रही है या नहीं दे रही है, या आपके हिस्से में जो भी आ रहा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। आपका जो अपना हक है वही यदि सरकार या वही यदि लोग नहीं दे रहे हैं, और ये बात आपको पता है, इसके बावजूद भी आप कैसे जी लेते हैं? आपको नहीं लगता कि सरकार के छाती पर खड़े होकर उनसे अपना अधिकार आपको मांगना चाहिए? लोगों ने, जिन्होंने भ्रष्टाचार करके आपके बच्चों के बेहतर विकास के लिए जो रिसोर्सेस आए थे, जो रुपया पैसा अनाज आया था, दवाइयां आई थी, हेल्थ फैसिलिटी आई थी, क्या आपको वो लेना चाहिए? मुखिया पहले तो सवाल सुन के थोड़ा सा क्या हुआ, मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद उसने जवाब दिया, सरकार और लोग हमको नहीं पालते पोसते हैं, या सरकार और लोग हमारे साथ में आए, हमारी कम्युनिटी को बढ़ाएं, इसमें उनका आभार है, इसमें उनका स्वागत है। असल में जो हमको पालता है, जो हमको पोसता है, जो हमारे साथ प्रतिपल खड़ा हुआ है, हमारी परंपराओं में जो जीवित है और आगे भी जीवित रहेगा, वो सिर्फ 3 लोग हैं जिनके प्रति हमें हमेशा लॉयल रहना है। मुखिया ने बेहतर तरीके से मानो भौहें चौड़ी की और एक बेहतर मुद्रा में, उत्साहित मुद्रा में जवाब दिया कि सरकार और लोग हमें खाने को नहीं देते साहब, जल, देव, जमीन, मां और जंगल रूपी पिता, ये 3 लोग असल मायने में हमारे जीवन से लेके मरण तक के सारे चक्रों को निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए हम इन 3 का शुक्रिया अदा सबसे ज्यादा करते हैं कि मालिक ने हमको यदि पैदा किया और जल, जंगल, जमीन का साथ दिया, तो हमें अब किसी और दूसरे साथ की जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि दुनिया आगे निकल रही है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे निकलें, तो सरकार और लोग सहयोग करें, इसमें उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन है। लेकिन सरकार यदि नहीं देना चाहती या नहीं दे रही है, या लोग नहीं करना चाहते मदद, तो कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हमारा जीवनचर्या जो पूर्ति है वो जल, जंगल, जमीन से हो रही है, और हम हमेशा इन तीनों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, हमेशा इनके प्रति आदर भाव रखेंगे। वो पत्रकार जो है, वो दूसरे दिन जब पहुंचता है, उसने उस मुखिया की बातों का लेख
जब पेपर में छापा स्टूडेंट, तो सारे लोग उनके उस नॉलेज से अचंभित रह गए जो पता नहीं किस स्कूल में मिला था, किस कॉलेज में मिला था, कौन से प्रोफेसर ने पढ़ाया था, आज तक उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन सब चीजें वैसे ही नहीं जैसे हवा नहीं, मतलब वजूद तो है लेकिन दिखती नहीं। तो वन आधारित आजीविका चलाते हैं, जैसे वनों से ही कुछ खाद्यान्न को प्राप्त करके उसे सेल आउट कर लिया, वनों से ही कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों को संग्रहित करके उसको बेच लिया, वनों से जो वनी उत्पाद होते हैं उनको प्राप्त किया और उनको बेच लिया। तो कहने का मतलब ये कि ट्राइबल कम्युनिटी को लगता है कि सरकार साथ न दे तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि सरकार भी बढ़ चढ़ के मदद कर रही है भाई। सरकार ने इनके विकास के लिए इतनी योजनाएं संचालित की हैं कि अगर मैं सुबह से इनके बारे में बोलना शुरू करूं तो पता नहीं कि कितनी रातें और कितने दिन समाप्त हो जाएंगे। ये सरकार का बड़प्पन है कि वो इतनी योजनाओं के बावजूद भी कोई क्रेडिट नहीं ले रही है। लेकिन वहीं ये कम्युनिटी भी अपने आप में उतनी ही अडिग, उतनी ही जिद्दी कि जब तक हमारा भरण पोषण जल जंगल जमीन से हो रहा है, हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। आप दें तो ये आपका आदर भाव है, हम सार्स स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो हमारा देवत्व, हमारा पितृत्व, हमारा मातृत्व ही सब कुछ है। ये इसी आदर भाव के साथ अपना जीवन जीते हैं कि वनों ने हमको जीविकोपार्जन का साधन दिया है, हम अपनी आजीविका बहुत अच्छे से चला लेंगे, कोई गिला नहीं है हमको किसी से। मतलब स्टूडेंट कई बार तो मैं ये भाव जब इनके देखता हूं पर्यावरण संरक्षण के प्रति, और जिस भाव के पीछे जो मोटिव है, तो सच में मुझे एक ही बात बार बार याद आती है कि यार कहां है वो स्कूल यार जहां ऐसी चीजें बताई जाती हैं, कहां है वो कॉलेज जहां ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं, कौन है वो टीचर जो इनको ये सब बताकर गया। मतलब आउटस्टैंडिंग नॉलेज के धनी है भाई ये लोग। बारंबार प्रणाम इनके नॉलेज को और इनके टीचर्स को या इनके गाइडर को या इनके मेंटर को, बारंबार प्रणाम। स्टूडेंट, जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो वृद्ध पुरुष होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो ये हमेशा जानती हैं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, कहीं वो जल जंगल जमीन के महत्व को भुला ना दे, बिसरा ना दे, इनके महत्व को एकीकार न कर दे या बहिष्कृत न कर दे। इसी वजह से ये हमेशा बहुत स्ट्रिक्टली, जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों में आचरण और सदाचार के बीजारोपण चाहते हैं, उसी तरह से ये महिलाएं भी और वो वृद्ध पुरुष जो समाज में अग्रणी हैं ट्राइबल कम्युनिटी में, वो भी समय समय पर क्या करते हैं, अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो गाने के जरिए, गीतों के जरिए, परंपराओं के जरिए, रीति रिवाजों के जरिए, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं या घर की जो गृहस्थ महिलाएं हैं, वो अपने बच्चों में इस तरह के संस्कार, इस तरह के आदर भाव, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा वाले डालती रहती हैं, उनको बताती रहती हैं, ताकि जब कभी ये न रहें तो इनके न रहने के बाद जो इनकी आने वाली संततियां हैं, इनकी आने वाली औलादें हैं, वो भी जल जंगल और जमीन को उतनी ही तवज्जो दें, उतना ही आदर भाव दें जितना ये देते थे। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, पर्यावरण संरक्षण का नॉलेज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। आज जो सरकार कह रही है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में और पीएचडी वगैरह करिए, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए सब्जेक्ट जोड़िए, या हर क्लास में पर्यावरण को बचाने के लिए या पर्यावरण संरक्षण व्यक्तित्वों के बारे में बताइए। ये लोग तो बिना किसी चीज के परंपरागत ज्ञान पर्यावरण संरक्षण का अपनी औलादों को, अपनी संततियों को बिना किसी शिकवे शिकायत के सिखाते हैं। तो आज भी पर्यावरण संरक्षण में ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो ग्रेट है, और आने वाले समय में भी ये, मुझे उम्मीद है कि मैं रहूं या ना रहूं, ट्राइबल कम्युनिटी का सिखाया ये मोटिव कि पर्यावरण रहना चाहिए, ये हमेशा रहेगा स्टूडेंट। क्योंकि आज भी जो जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी मेरे आपके ना रहने के बाद
वो इन्हें परेशान करेगा या इनके अस्तित्व में व्यवधान उत्पन्न करेगा या इनको क्षतिग्रस्त करेगा। उम्मीद तो ऐसी है कि ऐसा नहीं होगा। और फाइनल में अपना लास्ट चीज में कंक्लूड कर रहा हूं स्टूडेंट कि मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उन्होंने प्रकृति को मां माना है, और मां जीवित होती है। एक होती है हमारी बायोलॉजिकल मां जिसने हमको जन्म दिया है ना, और एक होती है वो मां जो है तो नहीं लेकिन मां के जैसे ही सारे आदर भाव, मां के जैसे ही अपने संतान के प्रति वात्सल्य और प्रेम के साथ, दुलार के साथ बच्चे को जो जरूरत पड़ती है उसे उपलब्ध कराती है। तो ट्राइबल कम्युनिटी में अच्छे से सुन लीजिए स्टूडेंट, जो आदिवासी लोग होते हैं वो बिना चप्पलों के जमीन पर चलते हैं। इतना आदर भाव मैंने किसी कम्युनिटी में नहीं देखा अपनी मां के लिए। लोगों को सुनते सुना है, कलेक्टरों को, आईएएस ऑफिसरों को इंटरव्यूज वगैरह में, कि कभी बच्चा सिलेक्ट होता है और उससे पूछा जाता है कि आप अपने माँ और बाप को किस तरह से देखते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो किसी कलेक्टर का मुझे जवाब आ रहा है याद कि मैं अगर अपने खाल से बने चमड़े के जूते भी अपने माँ और बाप को पहनाऊं तो शायद ये उनके लिए कुछ भी नहीं होगा जिससे ज्यादा या जिससे बेहतर उन्होंने मेरे लिए किया है। सेम इसी तरह से स्टूडेंट ये वाला भाव भी है। ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो जमीन को अपनी मां मानते हैं, और जमीन को अपनी मां मानते हैं तो सिर्फ मां मानने से काम नहीं चलता, ताउम्र जिंदगी भर बिना चप्पलों के ये जंगलों में जो पथरीली राहें हैं, कटीली राहें हैं, उन पे चलते रहते हैं। तो कई बार जब भी इनके पैरों पे कंकड़ चुभता होगा, पत्थर चुभता होगा, तो इनको निश्चित रूप में ये भाव आता होगा कि कभी ना कभी हम स्लीपर डाल लें या शूज डाल लें, लेकिन क्या मां के ऊपर कभी कोई रौंदते हुए उसे चलेगा इनके साथ? मतलब क्या क्लासी नॉलेज है यार। मतलब मैं तो मालिक से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये चैप्टर पढ़ने और समझने का मेरे को मौका मिला, और इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जो ये इंस्टीट्यूशंस है जहां से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, वेदांता एकेडमी, पाठक सर के दिशा निर्देशन में इसी तरह का जो सेगमेंट है वो बीच बीच में आपके द्वारा लाया जाता है, और स्पेसिफिक इस टॉपिक के लिए आदरणीय जो पाठक सर है उन्हीं ने मुझे प्रमोट किया। सौरभ, एनवायरमेंट में एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश में जनजातियां पर्यावरण को कैसे बेहतर कर रही हैं, इसका थोड़ा सा वीडियो बना, इसको थोड़ा सा पढ़ा ताकि लोगों को पता चले इनके बारे में। आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया स्टूडेंट ये चैप्टर को पढ़कर। और जनजातियों का जो अपना ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनकी लाइफस्टाइल है, उनके जो रिसोर्सेस हैं, वो हमारे लिए भी बहुत योजनादायक है। मतलब यदि हमको अपने भविष्य को बेहतर बनाना है तो जो ट्राइबल कम्युनिटी अपना नॉलेज अपने बच्चों को जैसे ट्रांसफर करता है ना पर्यावरण संरक्षण का, वो पर्यावरण संरक्षण का नॉलेज हमें भी अपने बच्चों को ट्रांसफर करना होगा। जैसे हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि पानी की एक ड्रॉप भी हमको वेस्ट नहीं जाने देनी है, या कभी नल खुला ना छोड़ दें, या जब भी आप ब्रश करें तो नल जनरली छोड़ देते हैं, जितना जरूरत हो उतना ही। सेम यही चीज खाने की थाली पे यूज करें, पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, है ना। और अपनी जीवन शैली को हमेशा सात्विक रखें, क्योंकि सात्विक जीवन शैली जो है वो प्रकृति के काफी पास में होती है, प्रकृति के काफी अनुकूल होती है। तो इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक था स्टूडेंट, है ना, ये टॉपिक यहां कंप्लीट होता है। कौन सा टॉपिक कंप्लीट होता है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों की पर्यावरण संरक्षण में भूमिका क्या है। तो आप देखिए स्टूडेंट, मैंने जो आंसर फॉर्मेट बनाया उसमें लास्ट में आपको निष्कर्ष भी लिखना है। जैसे कि आप देखिए ये निष्कर्ष लिखना है, ये लाइन डबल डबल रिपीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके जस्ट बाद में यदि मैं शुरू से शुरू करूं तो अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन कभी आएगा, है ना, यदि आपको मान लीजिए क्वेश्चन कभी आएगा तो आपको यहां से शुरू करना है अपना आंसर, ये चीज शुरू करनी है आपको। पहले कोट लिखना है, उसके जस्ट बाद में आपको ये कैसे कैसे वो संरक्षण करती हैं ये चीज लिखना है, और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको
निष्कर्ष जरूर मेंशन करना। और लीजिए स्टूडेंट, यहां ये टॉपिक हमारा होता है क्लोज। मतलब आदिवासियों जितना पर्यावरण को बेहतर तरीके से क्लोज से जानने वाला और उनको समझने वाला और उनको सम्मान देने वाला वर्ग अभी तक तो मैंने नहीं देखा स्टूडेंट। और इस लेक्चर से मुझे भी बहुत सी ऐसी चीजें सीखने को मिली जिनको हम अप्लाई करके पर्यावरण को खुशहाल और बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि आप भी इन बातों में से अगर एक को भी आत्मसात कर लें अपने लेक्चर में, तो इस लेक्चर का और वेदांत एकेडमी का मोटिव इस लेक्चर के लाने का वो हो जाएगा पूरी तरह से सार्थक। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर की चीजें आपको पसंद आई होंगी, है ना, और भविष्य में आप भी पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो चलिए कहानी को खत्म करते हैं। जल, जंगल, जमीन को अस्तित्व बनाए रखने के लिए इसको सहर्ष महत्व देने के कारण। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन जो है वो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। तो अब यहीं करते हैं क्लोज और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।